वेलकम है आपका रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में। और ये हमारा जो है वीडियो नंबर है 3, क्लास 10th, चैप्टर है 2 केमिस्ट्री का, एसिड बेस एंड सॉल्ट। हिंदी मीडियम में है, अपना इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो है, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाला भी वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। अगर जल में अम्ल मिला देते हैं, ठीक है, या फिर क्षार मिलाए थे तो होता क्या है। तो जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। यदि हम जल में कोई भी एसिड डालेंगे तो क्या मिलेगा, हमें H+ आयन मिलेगा। H+ आयन H3O, इसको क्या नाम दिया गया है यहाँ पे, हाइड्रोनियम आयन के रूप में भी पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ये जो H3O+ है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, देखिए H+3 और H2O क्या बनाता है, H3O। और HCl और H2O, जब हम HCl को, एसिड को जल में मिलाते हैं तो किसमें टूटेगा, है हाइड्रोनियम आयन में और क्लोरीन में। जल की उपस्थिति में, अब हम बेस का देख लेते हैं कि जल की उपस्थिति में अगर हम जल में बेस मिलाते हैं तो OH आयन हमें मिलता है। जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक्वस सॉल्यूशंस, एक्वस फॉर्म में है। अगर उसको हम जल में ही मिला देते हैं तो हमें ये Na+ और OH- मिलेगा, देगा, क्या देगा, Na+ और OH-। तो यहाँ पे हमें ये पता चला, और हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, कि जो एसिड होता है वो जल में, जलीय विलयन में H+ आयन देता है, और जो बेस होता है वो OH- आयन देता है। यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी लिया एक्वस सॉल्यूशंस में, पानी में मिलाया तो Mg+2 आयंस एंड OH- आयंस। ओके, नेक्स्ट देखिए, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ये बात याद रखना है आपको, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन जो क्षारक मतलब बेस जल में घुलनशील होते हैं उनको क्षार कहते हैं, इंग्लिश में उसको अल्कली कहते हैं। ठीक है, सभी क्षार क्षारक होते हैं, जितने भी अल्कलीज हैं सभी क्या होंगे, क्षारक होंगे, बेस होंगे, परंतु सभी के सभी बेस जो है वो सभी के सभी जो क्षारक है, बेस है, वो क्षार नहीं होते, क्योंकि जो नहीं घुलते हैं उनको तो क्षार कहेंगे ही नहीं हम। ठीक है, तो ये लाइन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जल के, यहाँ पे देखिए, जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इसका मतलब ये कह रहा है कि कभी भी आपको, अगर लैब में आप जाते हैं और आपको प्रैक्टिकल करना है और जल और अम्ल का या क्षार का आप पानी के साथ मिक्स करना चाहते हैं, तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो ध्यान रखें हमेशा। कह रहा है कि हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए। ध्यान दीजिए, हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए, लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए और साथ साथ उसको हिलाते रहना है, क्योंकि यह प्रतिक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। क्योंकि जब ये प्रतिक्रिया करेगा, अभिक्रिया रिएक्शंस करेगा, तो बहुत ही ऊष्माक्षेपी होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 पिक्चर दिया गया है, एक ये पिक्चर और ये। ठीक है, तो ये गलत है। कि क्यों गलत है, जल जो है अम्ल में नहीं मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, आपको मिलाना होगा तो जल को अम्ल में नहीं मिलाइएगा, नहीं तो क्या होगा कि इसमें से छींटे पड़ जाएंगे आपके ऊपर और आप जल सकते हैं, क्योंकि ये एक्जोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्लियर है, तो आप जल सकते हैं। तो कभी भी आपको यहाँ पे देखिए बताया रहा है, कभी भी जल जो है अम्ल में नहीं मिलाना है। क्या मिलाना है, अम्ल या बेस, मतलब बेस भी मिला सकते हो, क्षार भी मिला सकते हो, लेकिन जल में मिलाना है, और साथ साथ हिलाते भी रहना है, उसको मूवमेंट भी करते रहना है, ताकि धीरे धीरे जो रिएक्शंस से ऊष्मा निकले वो बाहर निकल सके। ठीक है, तो ये लैब में इस पे ध्यान रहे। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे लाइन आता है, सांद्र अम्ल में, ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर, और ये सांद्र मतलब क्या होता है, कंसंट्रेटेड, इसका भी डेफिनेशन आपको ऊपर बताया गया है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है। आस्फलित मतलब छींटा पड़ करके, है ना,
तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक ताप के कारण कांच का पात्र भी जो आप जिसमें परखनली कहते हैं, है ना, टेस्ट ट्यूब कहते हैं, वो भी जो है कांच का बना हुआ है और टूट सकता है। ठीक। अब यहाँ पे जल को अम्ल में डालने से क्या होगा, तो ये बताया दिया है यहाँ पे कि नहीं डालना चाहिए। मिश्रित आस्फलित होकर, जो मिश्रण है, जो दोनों का मिश्रण होगा, आस्फलित मतलब छीटा, स्प्लैश होकर के बाहर आ सकता है। दूसरा, ताप के कारण पात्र जो है आपका वो टूट सकता है। नेक्स्ट अब देखिए क्या कह रहा है पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल का मतलब होता है, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन्स। किसी विलयन में उपस्थित, कोई विलयन है उसमें उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। मतलब सपोज कीजिए HCl हो, पानी हो, उसमें कितने H+ आयन की सांद्रता है ज्ञात करनी है, तो एक स्केल जनरेट किया गया और उस स्केल का नाम पड़ा पीएच स्केल। से कह रहा है कि पीएच में पी है जो पुषांश है, जिसको क्या कहते हैं, ये एक जर्मन शब्द है, पोटेंज से लिया गया है, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। शक्ति मतलब पावर, है ना, शक्ति का इंग्लिश क्या होता है, पावर। तो देखिए pH ऑफ 7 मतलब जिस सॉल्यूशंस का या जिस चीज़ का pH 7 है वो उदासीन विलयन होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। और अगर pH 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और जैसे जैसे ये pH कम होता जाएगा वैसे वैसे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। और 7 से अधिक के लिए होता है, अगर pH 7 से अधिक है तो वो क्षारीय है, और 14 तक अगर हो जाए तो सबसे ज़्यादा अत्यधिक मतलब प्रबल होगा। तो यहाँ पे देखिए बता भी दिया गया है, क्या चीज़ बताया गया है समझेंगे ध्यान से। कह रहा है ये स्केल 0 से 14 तक होता है। 0 से 14 तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इधर होते हैं दुर्बल और इधर होते हैं प्रबल अम्ल। ठीक है, दुर्बल और प्रबल अम्ल। यहाँ पे ये जो है H2SO4 यहाँ पे छूट गया है, H2SO4 HNO3 HCl, ये HNO3 दुर्बल, ये उल्टा कर दिया है क्या, यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो उल्टा हो गई है, क्योंकि प्रबल अम्ल जो होता है H2SO4 होता है, एसिटिक एसिड भी होता है, एसिटिक एसिड दुर्बल होता है, तो इसको ये यहाँ पे होना चाहिए और ये चीज़ यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे इसको समझ लीजिए कि 3 अपने पास होते हैं प्रबल, जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जिनमें H+ के आयन की मात्रा ज़्यादा होती है। कौन कौन से हो सकते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको कहते हैं, एक यहाँ पे जो दिया हुआ है ये वाला HNO3, देखिए ये होता है, और एक HCl होता है जो कि ये छूट गया है। ठीक है, ये प्रबल होते हैं। वैसे ही इसमें द्रुबल क्षार और प्रबल क्षार, इसमें ये सही दिया है। द्रुबल क्षार ये होता है, सॉरी इसको हम लोग इसको कहते हैं हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। OH की मात्रा जितनी ज़्यादा अधिक होगी उतना ही वो प्रबल क्षार होगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और भी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है क्या चीज़, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति, मतलब ये 0 से लेकर 14 तक। ये जो 7 है, 7 ये न्यूट्रल है, उदासीन है। अगर इससे पीछे आते हैं तो अम्लीयता बढ़ेगी, और इससे आगे जाते हैं तो क्षारिकता बढ़ेगी। ठीक है, अगर यही चीज़ देख लिए, H+ आयन की सांद्रता जो है बढ़ती जाएगी, और इधर H+ आयन की सांद्रता जो है कम होती जाएगी, या कह सकते हैं OH की सांद्रता जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है कि हमारे पास दैनिक जीवन में, मतलब रोज़ मर्रा की ज़िंदगी में हमारे पास डेली जो हमारे काम करते हैं उसमें pH का क्या महत्व है। तो देखिए पौधे और पशु, उन पे भी ये प्रभावित करता है pH, है ना, संवेदनशील है। जैसे हमारा शरीर 7 से लेकर के 7.8 तक pH जो है रेंज के बीच में कार्य करता है। अगर इसके बीच में हम कोई चीज़ पानी पीते हैं या कुछ भी पीते हैं तो ठीक है, हमारे लिए, हमारे शरीर को नुकसान नहीं करेगा।
वर्षा के जल का, अब यहाँ पे देखिए जो एसिड रेन होती है, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। कौन सी वर्षा? एसिड रेन। तो डेफिनेशन से यहाँ पे अगर पूछा जाए कि एसिड रेन किसे कहते हैं या अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, कि जब बारिश का पानी का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है। मिट्टी का भी पीएच हमारे डेली लाइफ में बहुत ही उपयोगी है इसका जानना। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। पीएच परास का मतलब एक रेंज की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर पीएच मिट्टी का भी 7 से बहुत ज़्यादा कम और बहुत ज़्यादा अधिक हो जाए तो भी वो मिट्टी में अच्छा चीज़ उपज नहीं पाएगा। फिर हमें अगर एसिडिटी बढ़ गई है तो उसमें क्षार डालना पड़ेगा, और क्षारीयता बढ़ गई है तो एसिडिटी मिला करके जो फर्टिलाइज़र होता है, खाद, और उसको न्यूट्रल करना होगा, तब जा करके एक किसान अपना जो है उसमें अच्छी उपज करा पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, हमारे पाचन तंत्र, जब हमारा स्टमक होता है, डाइजेशंस होता है, उसमें भी HCl का पीएच का बहुत ही महत्व है। जैसे कह रहा है कि हमारा उदर, स्टमक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो उत्पन्न करता है और भोजन को पचाने में सहायक होता है। अपच की स्थिति में, जिस स्थिति में जब हमारा स्टमक नहीं पचा पाता है, अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण पेट में, मतलब उधर जहाँ पे लिख रहा है उसका मतलब पेट में दर्द व जलन का अनुभव होता है। ठीक है। जैसे कि हमारा इंडाइजेशन होने लगे, हमें खाना ना पचने पाए, तो ये हमारे पास एसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो लोग कहते हैं कि गैस बन रहा है, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए आप एसिलक वगैरह खाते हैं ना, जिसको एंटासिड्स से बना होता है, तो मुक्त होने के लिए एंटासिड्स जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अम्ल के साथ अगर बेस रिएक्शंस करेगा, क्षार रिएक्शंस करेगा, क्षारक, तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल हो जाएगा तो हमारे पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो जब एसिड बढ़ी है तो बेस देना पड़ेगा, एंटासिड्स देना पड़ेगा, जो कि जा कर के हमारे पेट के अंदर बढ़ी हुई एसिड की मात्रा को उदासीन करता है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, MgOH ट्वाइस को। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, जैसे कि हमारा टीथ जो है, दांत, वो भी जो है ख़राब होने लगता है, कह सकते हैं गलने लगता है। कब? जब हमारे मुंह में बनने वाला जो लार का पीएच होता है वो कम हो जाए 5.5 से, मतलब एसिडिटी हो जाए, उसमें अम्लीय हो जाए। जैसे कह रहा है यहाँ पे, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल, मतलब ऊपर वाला तो जो दंत बल्क होता है सफ़ेद वाला, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कह सकते हैं। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान जब हमारे 5.5 से कम हो जाता है तो ये संक्षारित हो जाता है, मतलब ख़राब होने लगता है, गलने लगता है। क्षारकीय दांत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। तो हमारे जो भी हम जिससे दांत मंजन करते हैं, जैसे पेप्सोडेंट हो गया या जो भी, तो वो क्षारीय वाला लेंगे, ताकि जो है एसिडिटी से रिएक्शंस करके कुछ मुंह में जो हमारे पास क्या कहते हैं, लार की जो पीएच है वो क्या करे? कम करे, मतलब न्यूट्रल करे, कम ना करे, न्यूट्रल करे। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों का आत्मरक्षा, जो हमारे पशु हैं, पक्षी हैं, उनको आत्मरक्षा के लिए भी मदद करता है ये एसिड। जैसे कि आपने देखा होगा कि मधुमक्खियाँ जो हमारे पास ये हनी वाली, शहद वाली मधुमक्खियाँ काट लेती है तो क्या होता है? जलन होने लगता है। तो उसके अंदर क्या है? फॉर्मिक एसिड है। ठीक है। तो कह रहा है कि मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द में जलन अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। तो आपने देखा होगा लोग प्याज लगा देते हैं, मतलब जो जिसमें क्या कहते हैं, जो क्षारीय है, अगर उसको हम लगाएंगे तो क्या होगा? आराम मिलेगा तुरंत, क्योंकि वो एसिड, फॉर्मिक एसिड छोड़ते हैं
और हम लोग जो है उस पे बेस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल होगा। एक पौधा होता है नेटल, नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं। नेटल एक पौधा होता है जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव प्राप्त होता है, मतलब अनुभव होने लगता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर ही डॉग पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। अब इस चीज़ को बहुत ही शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पे। नेटल एक पौधा होता है जिसमें भी डंक जैसा होता है, जिससे कि आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उस पे बाल जैसा स्ट्रक्चर होगा। अगर आप उसके कांटेक्ट में जाएंगे तो आपको चुभ जाएगा और उसमें से निकलता है मेथेनोइक एसिड, वही फॉर्मिक अम्ल जैसा, और क्या करता है कि हमारे में ईचिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, खुजली और जलन। तो उसी के पास में एक पौधा उगता है जिसका नाम होता है डाक, ये वाला डाक। और ये डॉग पौधे को अगर रगड़ देते हैं तो ये क्षारीय होता है, तो क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है। अब यहाँ पे लवण का मतलब सॉल्ट्स का पीएच, तो सॉल्ट्स का पीएच क्या क्या होता है देखिए। प्रबल अम्ल अगर हम लेते हैं और प्रबल क्षार लेते हैं, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग लेते हैं, तो हमारे पास जो नमक बनेगा ना उसका पीएच बिल्कुल न्यूट्रल होगा, ठीक है। एक प्रबल अम्ल लेते हैं और एक दुर्बल क्षार लेते हैं। देखिए जो प्रबल होगा वही न जीतेगा, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, तो क्या रहेगा, अम्ल ज़्यादा होगा तो अम्लीय लवण हमें मिलेगा, मतलब उस नमक का जो पीएच होगा वो 7 से कम होगा। अगर हमने प्रबल क्षारक ले लिया, दुर्बल अम्ल ले लिया, तो इस बार तो प्रबल क्षार है तो कैसा होगा, क्षारीय लवण, मतलब उसका पीएच 7 से अधिक होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये अब लास्ट ही टॉपिक है, समझेंगे साधारण नमक से रसायन। मतलब हमारे पास साधारण नमक क्या होता है, NaCl। तो NaCl से हम इतने सारे केमिकल्स और बना सकते हैं, ठीक है। अब कहोगे सच में क्या, हाँ जी बना सकते हैं, इसी से बनता है ये चारों। देखिए क्या क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, मतलब प्रबल क्षार होता है। विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, है ना। बेकिंग सोडा जो कि खाने में यूज किया जाता है ना, आपने भी किया होगा, खाया होगा। धोने का सोडा, ये इसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग है टेक्सटाइल कंपनी में, इंडस्ट्री में, पेपर में, या कह सकते हैं धोने में, साबुन में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये कैसे बनते हैं यहाँ पे बताया गया, समझिए ज़रा। अगर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो हमें सोडियम क्लोराइड, मतलब हम जो नमक खाते हैं उसके जलीय विलयन में, है ना, जलीय विलयन से अगर हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया, देख रहे हैं यहाँ पे ये बॉक्स बनाया हुआ है जो, है ना, ये फिगर जो बनाई गई है, इसमें क्या करता है कि इसमें विलयन है किसका, नमक का, है ना, और इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो इसमें हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। देखिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक है। और इसमें एनोड को प्लस कहते हैं, यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे, कैथोड को माइनस कहते हैं। ये आउटलेट है, ये इनलेट है, ये आउटलेट है, ये भी आउटलेट है। तो इसमें क्या है कि तीन आउटलेट है और एक इनलेट है। तो नमक का घोल यहाँ से डाला जाता है, नमक का घोल डालते हैं, ये अपने पास इलेक्ट्रोड है दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे एक झिल्ली भी है जिसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो क्या होता है कि इधर से हम नमक का घोल डालते हैं तो यहाँ से ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ये ऑन है, तो जल की स्वच्छता तरलता, यहाँ से आपके पास क्लोरीन निकलता है जिसको कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ से हमें ये झिल्ली को पार करके क्या आता है, हमें ईंधन के रूप में, जैसे कि मार्गरीन, खाद के लिए अमोनिया, ये सब यहाँ से निकलता है, हाइड्रोजन जो निकलता है उसका यूज कर लेते हैं। और यहाँ से निकलता है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमें बनाना था, ठीक है। ये धातुओं से ग्रीस हटाने हेतु, है ना, साबुन अपमार्जक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हम कैसे बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो साधारण नमक से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करा करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसी चीज़ को बता दिया गया कि NaCl लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस, H2O तो है ही उसमें लिक्विड फॉर्म में, तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, तीन चीज़, ये दोनों गैसेस में मिलता है। एनोड पे मिलता है हमें क्लोरीन,
है ना। कैथोड पे मिलता है हमें हाइड्रोजन, एनोड मतलब प्लस और कैथोड मतलब माइनस। कैथोड के पास ही हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उस साइड दूसरी साइड। उपयोग इसका देखिए, उपयोग कहाँ कहाँ पे, हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग पीवीसी CFC जल को स्वच्छ करने के लिए और कीटनाशक के लिए किया जाता है। HCl इस्पात की सफाई, हमें लोहे की जो सफाई करनी है उस पर जो स्लज लग जाता है, स्केल लग जाता है उनको, या औषधियों में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन में, कागज़ बनाने के लिए, इन फैक्ट्रियोज़ में किया जाता है। क्लोरीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको क्या बनाता है, ये विरंजक चूर्ण, घरेलू विरंजक, वस्त्र विरंजक के लिए इसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है अब विरंजक चूर्ण। तो देखिए विरंजक चूर्ण का क्या बोल रहा है यहाँ पे, शुष्क बुझे हुए चूने, ये जो अपने पास चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर अगर क्लोरीन का प्रतिक्रिया कराते हैं, क्लोरीन से उसका प्रतिक्रिया करा देते हैं तो हमें मिलता है ये चीज़ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, यहाँ पर जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, तो हमें मिलता है CaOCl2 विरंजक चूर्ण जिसको कहते हैं, और H2O। इसका उपयोग क्या है, तो वस्त्र के उद्योग में, मतलब टेक्सटाइल कंपनियों में, सूती व लेलिन में विरंजन के लिए। ठीक है, कागज़ की फैक्ट्री में भी इसका है ना, मज्जा वाली फैक्ट्री विरंजक के लिए, मज्जा मतलब कह सकते हैं लकड़ी के मज्जे के विरंजन के लिए। लकड़ी का मज्जा मतलब पल्प समझ लो, पल्प, जैसे कि नींबू जो होता है या फिर संतरा होता है तो उसमें पल्प होता है ना, जिसमें रस होता है, वैसे ही लकड़ी के पल्प को गलाने के लिए फैक्ट्री में इसका यूज किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में किया जाता है ना, अपचायक मतलब हाइड्रोजन ऐड करने में। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए पहले जो है कुओं को साफ़ करने के लिए क्लोरीन का ही यूज किया जाता था। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए इसमें क्या करना होता है कि NaCl लेते हैं, H2O लेते हैं, उसमें CO2 गैस प्रवाहित करते हैं और अमोनिया गैस भी प्रवाहित करते हैं। देखिए NaCl को पानी में घोल देते हैं, CO2 उससे प्रवाहित करते हैं और अमोनिया गैस, तो हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड, एक नमक, और साथ में मिलता है हमें बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला का नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे कह रहा है कि यह एक दुर्बल असंक्षारक है, मतलब ये दुर्बल है और ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं नुकसान वाला नहीं है, कॉरोसिव नहीं है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इनमें से निम्न अभिक्रिया होती है। जब हम खाना में इसको डालते हैं और जब इसको पकाते हैं तो ये अभिक्रिया होती है, मतलब इससे क्या निकलता है, तो सोडियम, या रहा अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको क्या कहते हैं बेकिंग सोडा कहते हैं। तो जब इसको हम आटे में या किसी चीज़ में मिला करके जब हम गर्म तो करेंगे ही, खाना बनाएंगे तो गर्म करते हैं तो H2O और CO2 निकलता है। इसी CO2 के कारण ही जो है ये स्पॉन्जी हो जाता है। स्पॉन्जी मतलब बिल्कुल फूल जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें एक चीज़ निकलता है सोडियम कार्बोनेट। कह रहा है कि बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा प्लस में टार्टरिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल वही अम्ल है जो कि इमली में पाया जाता है। इस अभिक्रिया में जो उत्पन्न CO2 के कारण ही पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है, मतलब स्पॉन्जी हो जाता है वो, तथा यह मुलायम तथा स्पॉन्जी हो जाता है। ठीक है, किसके कारण, CO2 के कारण, क्योंकि जब हम गर्म करते हैं तो क्या निकलता है CO2, H2O और सोडियम कार्बोनेट। कह रहा है कि यह एंटीसीड्स का एक संघटक है, ये एंटीसीड्स का भी एक कह सकते हैं संघटक है, काम करता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। आग बुझाने के लिए भी एक सोडा या अम्ल अग्निशामक होता है। एक जैसे कि हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होता है लाल वाला, जिससे हम आग बुझाते हैं अगर आग कहीं पकड़ लेता है, तो वैसे ही इसका भी यूज किया जाता था, सोडा अम्ल का भी अग्निशामक के रूप में। ये भी आग बुझाने में मदद करता है। नेक्स्ट है धोने का सोडा। ये धोने का सोडा Na2CO3 10 टाइम्स H2O है ना। तो सोडियम कार्बोनेट जो हमने ऊपर अभी लिया था, जैसे कि हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद क्या मिलता है, हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता था। यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट, H2O और CO2। तो कह रहा है कि अगर हमारे पास
धोने का सोडा बनाना है तो हमें क्या करना होगा कि सोडियम कार्बोनेट ले लेना है, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट कहाँ से मिलेगा, वही बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो मिल जाएगा। और उसमें 10 टाइम्स H2O मिला देना है, 10 मॉलिक्यूल्स पानी का, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिलेगा बेकिंग सोडा कर वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा। तो वही कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट को पुनः मतलब दोबारा से क्रिस्टलीकरण करने से धोने का सोडा प्राप्त होता है और यह एक क्षारकीय लवण है। क्षारकीय लवण मतलब बेसिक सॉल्ट है, इस बीज का नेचर बेसिक है, मतलब 7 से अधिक होगा pH। उपयोग, इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज़ के उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग घरों में साफ़ सफाई करने के लिए किया जाता है। और जल की अस्थायी कठोरता जो होती है, उसमें हार्डनेस होती है जल में, उसको परमानेंट हटाने के लिए किया जाता है। अब ये लास्ट टॉपिक रह गया जी, पेरिस ऑफ प्लास्टर कहते हैं या प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। इस हाफ को देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पास सर्कल जो होता है, सर्कल, इसका आधे को कहते हैं हम सेमी लगाते हैं, क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। और जो स्फीयर होता है बॉल, उसका अगर आधा पार्ट दिखाना होता है तो हेमी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, वाटर की बूंद को समझ लो गोल सा होता है, तो आधा H2O लिया है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, उसके लिए हेमी लगाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, जिप्सम को 373 केल्विन पर, 373 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर देता है। और त्याग कर मतलब जल के जो अणु उसमें होते हैं उसको त्याग करके कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बनाता है। देखिए कैल्शियम सल्फेट और हेमी, H2O को हम हाइड्रेट कहते हैं, हाइड्रेटेड, ठीक है, हाइड्रेट कहते हैं। लेकिन हेमी क्यों लगा है, क्योंकि आधा के लिए यहाँ पे हेमी लगा है, हाफ के लिए हेमी हाइड्रेट, जिसको POP कहते हैं। POP का मतलब क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बन जाता है और तुरंत ही कठोर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये रहा अपना कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, अगर इसमें हमने आधा पानी मिलाया मॉलिक्यूल्स का, तो तुरंत ये से फिर ये जिप्सम बन जाता है। जिप्सम क्या होता है, हार्ड होता है। अब इसका काम कहाँ कहाँ पे होता है, तो उपयोग इसका होता है जैसे कि डॉक्टर जो है हड्डियों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। मतलब कहीं पे टूट गया है तो उसको सही पोजीशंस में लाने के लिए उसका उपयोग करते हैं, प्लास्टर करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने में, मूर्तियों बनाने में, सजावट के सामान में, घरों में भी किया जाता है POP का। इसका उपयोग सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है और वो भी अंदर मतलब इंडोर, पानी के साथ जैसे ही मिलेगा ये खराब हो जाएगा। क्रिस्टलन का जल। अब देखिए क्रिस्टलन का जल क्या है, लवण को मतलब नमक के एक सूत्र इकाई में जल के एक निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। अब क्रिस्टलन का जल को समझने के लिए समझिए, यहाँ पे कॉपर सल्फेट में कितना हाइड्रेटेड है, 5 में क्रिस्टलन के जल के 5 अणु हैं। कितने हैं, क्रिस्टलन के 5 अणु हैं। इसमें कितने अणु हैं, 10, 10H2 है तो 10 अणु है। और इसमें कैल्शियम सल्फेट में कितने अणु है, 2, ठीक है। तो यही क्रिस्टलन है। क्रिस्टलन कुछ नहीं है, लवण के एक सूत्र में इकाई जो होती है उसका यूनिट कितना है, जल का मात्रा, निश्चित अणुओं की संख्या, उसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन कहते हैं। ओके, तो अब इसके बाद से कुछ प्रश्न है, तो प्रश्न अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए मतलब अच्छा है, एप्लीकेबल है, अगर आपको मदद करता है तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट चैप्टर के